अब एक बात तो याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर ना अलग अलग तरीके के प्रूफ होते हैं। कोई एक तरीका हम इस्तेमाल किया करेंगे हर प्रूफ के लिए। ये 10 प्रूफ करने हैं हमको, 10-11। चलो पहले से शुरू करते हैं, जरा जूम करता हूं मैं इसको। राइट, तो पहले प्रूफ के लिए हमको बस ये सर्कुलर मोशन में भी हुआ होता है बेसिकली। अब इस सर्कल को मैं ऐसा ना निकाल के मैं थोड़ा सा अलग प्लेन में निकाल रहा हूँ इस सर्कल को प्रूव करने के लिए। देखो जरा, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर ये सर्कल आप देखोगे तो मान लो ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पार्टिकल चला गया। ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, छोटा सा डी थीटा। अब राइट हैंड थंब रूल से अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो डी थीटा का डायरेक्शन इधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से, राइट। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम बोलेंगे ds। याद रखना है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस pq साइड, साइड pq, राइट। एंड दिस इज अपवर्ड। इस प्लेन को जरा ठीक से समझ लो, इस तरीके का प्लेन है भाई। अब यहां पे क्या होगा, लेट इसकी रेडियस वेक्टर है r, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, यहां से यहां तक। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमको ज्योमेट्री का एक पता है, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन। दिस आर्क लेंथ इज योर ds, है ना, दिस इज योर ds। दिस ds इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, कितना है रे भाई, ये जो एंगल है ना, ये ही तो डी थीटा है, ये वाला। तो हो गया ये डी थीटा। ओके, बस ये वेक्टर को समझने के लिए ऐसा किया है मैंने। एक्चुअली ये सर्कल अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा है, यहाँ पे छोटा सा एंगल ट्रेवल के लिए ये डी थीटा, और ये जो है ये आर्क, इसको हम बोलते हैं ds, ठीक है। और ये है r। तो इसको जरा इस प्लेन में लेके गए हो समझने के लिए, डायमेंशंस, डायरेक्शंस वगैरह। अब इस वेक्टर रिलेशन अगर लगाना है मेरे को राइट हैंड थंब रूल से, तो मुझे ये लिखना होगा वेक्टर ds इज इक्वल टू वेक्टर डी थीटा क्रॉस वेक्टर r। देखो जरा, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, डी थीटा का डायरेक्शन देखो किधर है, डी थीटा का ऊपर है और r का इधर है। तो डी थीटा क्रॉस आई आर यानी ऐसा क्लॉकवाइज आएगा, तो ds का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन जाएगा। देखो जरा करके देखो आप, राइट हैंड थंब रूल, या फिर इधर से देख रहे हो ऊपर से तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो अवे फ्रॉम यू वेक्टर होगा। सो इस तरीके के इधर है वेक्टर, तो बिल्कुल है अवे फ्रॉम यू ही है ds, ठीक है। तो ऐसा हमने ये वेक्टर रिलेशन लगा दिया बाय राइट हैंड थंब रूल। पहले तो मैग्नीट्यूड लिखा, उसके बाद बाय द एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल, या फिर बाय एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग वेक्टर लॉज। ये जो किया है ना हमने, डायरेक्शन से कंसिस्टेंसी रखने के लिए किया है ये। सो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, हो गया। अब इसको दो सब साइड्स को मैं क्या करता हूँ, dt से डिवाइड करता हूँ बेटा, डी थीटा क्रॉस r, इसको भी dt से डिवाइड करो, इसको भी dt से डिवाइड करो, तो सिंपल तुम्हारा क्या आ जाता है मेरे बच्चे, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज नथिंग बट द ओमेगा वेक्टर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन ऐसी है ना, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, बेसिकली ये डी थीटा ऐसा पूरा वेक्टर है, हाँ? और ये क्रॉस आर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, पहला प्रूफ, राइट। चलो अभी दूसरा प्रूफ देख लेते हैं बेटे। चलो सेकंड वाले प्रूफ के लिए हमको क्या करना है, चलो मान लो ऐसी कोई भी रिजिड बॉडी है, इसका कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो भाई इसके ऊपर, ये जिसका पोजीशन वेक्टर आर आई है विथ r1 है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसका एंगुलर मोमेंटम p है,
एंगुलर मोमेंटम तो एब्सोल्यूट होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं। अब हमको पता है लीनियर मोमेंटम है ये पी, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी होता है, राइट ऐसा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dl बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी आर क्रॉस पी। वेक्टर के डिफरेंशिएशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले आर है तो डी आर बाय डी टी क्रॉस पी ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा पी क्रॉस नहीं लिख सकते, पी बाद में है तो पी को बाद में ही लिखना पड़ेगा बेटे। प्लस यूवी रूल लगा रहा हूं मैं, यूवी रूल, आर क्रॉस डी पी बाय डी टी। आर पहले, आर को पहले लेना है, इसके बाद ऐसा क्रॉस नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूं बार बार। तो बेटा डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मास इंटू मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर एम इंटू वी, है ना, प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी इज नथिंग बट द फोर्स वेक्टर, राइट। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर खुद का खुद के साथ तो नल 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 वेक्टर हो जाता है, सो ये तो टर्म आपकी नल वेक्टर हो गई। सो बेटा डी एल बाय डी टी क्या आ रहा है, डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो कि होता है टाउ, टॉर्क वेक्टर आ गया। और इसका प्रूफ आपका हो गया। तीसरा क्या है बेटा, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट किसी बॉडी के लिए। तो क्या, अरे ये एंगुलर मोमेंटम है बेटा, ऐसा नहीं कि ये टॉर्क लगे, ये ऐसे। तो हमने क्या देखा है प्रूफ के लिए, देखो भैया हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि डी एल बाय डी टी इज नेट टॉर्क, है ना। अब ये नेट टॉर्क 0 दिया है, यानी डी एल बाय डी टी ही 0 है। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 कब आएगा, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अरे सिंपल सी बात है यार, यल कांस्टेंट है तभी तो इसका डेरिवेटिव 0 है ना, इसीलिए यल डज नॉट चेंज, यानी यल इनिशियल इज इक्वल टू यल फाइनल, ऐसा भी लिख सकते हो आप। या फिर आई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा भी होता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। सो आई इंटू ओमेगा 1 इनिशियल इज इक्वल टू आई टू या फिर आई फाइनल ओमेगा फाइनल, हो गया ये प्रूफ। चलो आगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मैं प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे, आगे है वो प्रूफ, हमको किधर है, देखो ये इधर है ना, प्रूव करेंगे तब, राइट। इसके बाद क्या है रे, चौथा है, हमको प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पकड़ लो या फिर बॉडी पकड़ लो, छोटे 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 पार्टिकल्स है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज हाफ इंटू मास ऑफ ith पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल स्क्वायर। इसको k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। तो जरा देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, हाफ एम आई, और वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं, अभी हमने प्रूव किया है, देखो इधर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में r इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज समेशन ऑफ दिस, है ना, समेशन ऑफ के आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ, देखो बेटा हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है इसलिए इसको मैं बाहर ही लिख देता हूं, अंदर क्या आएगा फिर, ये देखो जरा, ये एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, इनका समेशन। और ओमेगा भी कांस्टेंट है क्योंकि ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, तो प्योर रोटेशन में हर किसी का ओमेगा कांस्टेंट ही होता है बेटा, प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल का ओमेगा, वेलोसिटी नहीं लेकिन ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो हो गया काम हमारा। अब समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी हाफ, तो इसको मैं लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ ए प्योरली रोटेटिंग बॉडी। चलो आगे वाला, अब हम प्रूव करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मान लो ऐसे आपके पास कोई प्लेन, ये सबसे पहले तो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, ये प्लेन लैमिनार बॉडी के लिए। मान लो कोई ऐसी प्लेन लैमिनार बॉडी है, जरा इसको बड़ी बनाओ यार, क्या बनाते हो, ये ऐसी, ठीक है ना। तो ये देख बेटा ऐसा है, ये इस प्लेन में है, ये वाले प्लेन परपेंडिकुलर टू द पेज। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। तो इस तरीके से इस प्लेन में है ये ऐसे बॉडी, ठीक है ना। तो हमको बोला है कि दो आपके पास एक्सेस है, एक है इस ऐसा, एक है ऐसा, ये दोनों के दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके प्लेन में है, बॉडी के प्लेन में। और तीसरा जेड एक्सिस जो है वो इसको परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, राइट। ये है आपका जेड एक्सिस, ठीक है। आपको निकालना है, आपको प्रूव क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a perpendicular axis is equal to sum of moment of inertia about two axes in the plane of the lamina and all axes are concurrent। तो मान लो चलो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है कुछ dm। तो इसके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है बेटा, इसका मतलब मान लो कोऑर्डिनेट है x, y, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस x होगा, x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा, और z एक्सिस से परपेंडिकुलर मान लो ये है r बोलेंगे इसको हम, या फिर z भी बोल सकते हो, राइट, z। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज, हमको पता है इसका मास है dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है z, उसका स्क्वायर है ना, dm इंटू z स्क्वायर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे अब, dm इंटू, अब पाइथागोरस का थ्योरम अगर इस्तेमाल करोगे बेटा, ये y है तो ये भी y है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना बच्चे। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, देखो, आई जेड इज इक्वल टू हो या फिर मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा dm इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो ये जो इंटीग्रेशन है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, ये तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है छोटे से पार्टिकल का, ये इंटीग्रेशन है टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और ये इंटीग्रेशन यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं है। वैसे ये प्रूफ आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये और ये, लेकिन बोर्ड के बुक में होंगे इसलिए दे रहा हूं मैं। आगे वाला प्रूफ क्या है रे, प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो बेटा, अब ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, कौन सी भी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, ये सिर्फ 2 डायमेंशन मतलब प्लेन लैमिनार बॉडी के लिए थी। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे भी हम ऐसी कोई भी रिजिड बॉडी, ऐसी कोई भी एक रैंडम बॉडी पकड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी एक एक्सिस के अराउंड, जो कि एक आर्बिट्ररी एक्सिस है एच, कोई भी एक्सिस है। और दूसरा एक हम एक्सिस ले रहे हैं जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ये, ठीक है, आई सेंटर ऑफ, मतलब ये सी से पास हो रहा है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम बोलेंगे आई एच, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इसको हम बोलेंगे आई सी। और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, और इस बॉडी का मास है यम। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कि द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी आर्बिट्ररी एक्सिस एच इज इक्वल टू moment of inertia of the same body which is parallel to the same axis but passing through the center of the body
प्लस मास ऑफ द होल बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस स्क्वायर। ऐसा होता है, ऐसा प्रूव करना है हमको। तो हम एलएचएस से शुरू करेंगे बेटा। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक पार्टिकल कंसिडर कर लो कहीं पे भी, चलो कहीं पे भी कंसिडर कर लो इसके प्लेन में, यहां पे कंसिडर करते हैं, राइट। मैं थोड़ा इसको चेंज करके लेता हूं अपने हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मान लो यहां से यहां पे एक ऐसी लाइन मार रहा हूं, तो इसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूं। फिर यहां से सीधा यहां तक आ रहा हूं और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। फिर इस सेंटर ऑफ मास से इसको भी जोड़ रहा हूं। इस पार्टिकल को पी बोल रहा हूं, इस पॉइंट को बी बोला, इस पॉइंट को डी बोलूंगा और यहां से यहां भी जोड़ेंगे हम, राइट। ये बी पॉइंट वो है जहां पे ये जो एक्सिस है उस बॉडी को कट कर रही है, एच वाला एक्सिस। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो मेरे बच्चे आराम से देखो, आई एच, जरा आराम से, बिल्कुल आराम से, आई एच। सबसे पहले छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आपको से डी आई एच ही है। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल इज अबाउट दिस एच, भूलना नहीं, अबाउट दिस एच। इज, अब किसी बुक में उल्टा भी दिया होगा, मतलब इसको सेंटर ऑफ मास बोल के इसको एच बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी जा सकता है सेंटर ऑफ मास, और पार्टिकल कहीं का भी लिख सकते हो आप, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन बुक में दिया है इसलिए आप ये क्या कर सकते हो, उल्टा करके देख भी सकते हो। अब मैं तो ऐसा ही ले रहा हूं, अभी टेंशन नहीं। तो डी आई एच इज इक्वल टू, इसका मास छोटा सा डीएम, मैं इसको ना अभी डीएम लिखूंगा, इनटू यहां से डिस्टेंस कितना है बेटा इसका, बीपी स्क्वायर, है ना, मास इंटू आर स्क्वायर रहता है। इतना तो बिल्कुल ही एकदम पक्का ही है, राइट, पक्का है। अब मुझे कुछ भी एडजस्टमेंट करना है, देखो बात भूलनी नहीं है कि आईसी में क्या आता है, अगर इसका सेंटर ऑफ, मतलब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है तो तुम्हारे पास सीपी आना चाहिए ना, सीपी स्क्वायर आना चाहिए। तो मुझे कुछ भी करके अब इस एक्सप्रेशन में सीपी लाना है। तो बीपी की जगह पर मैं सीपी कैसे ला सकता हूँ, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और हम बीपी की जगह पर लिखेंगे बीडी प्लस डीपी, बीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बीडीपी, है ना। बीपी की जगह पे मैंने ये इस्तेमाल कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा भाई, बी डी पी। चलो, तो बीपी की जगह पर बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी करके सिप्पी लाना है ना मेरे को, तो सिप्पी कैसे ला सकता हूँ, देखो इस डिप्पी स्क्वायर की जगह पर ला सकता हूँ बच्चे, इस डिप्पी स्क्वायर की जगह पर ला सकता हूँ, है ना। तो देखो भाई, ये डीएम इंटू बीडी स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो, और डीपी, इस डीपी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सीपी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, कौन सा ट्रायंगल, सीपीडी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो देख बेटा ये तो ऐसा हो गया। अब मैं इस डीपी की जगह पे लिख रहा हूँ सीपी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, भूलना नहीं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम ही है, पाइथागोरस थ्योरम ही चल रही है बच्चे। और ये वाला ट्रायंगल तो भूलना नहीं, अब इस ट्रायंगल को ना हमको कॉपी कर करके लेना पड़ेगा, बाकी का पार्ट गया भाड़ में, लेकिन ये वाला ट्रायंगल तो हमेशा लगता रहेगा हमको। चलो भाई, इतने पार्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे। चलो अब आगे 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 आगे, इसको तो मारो गोली, इसको गोली मारो आप। अब है यहाँ पे आपका सी पॉइंट। चलो इसको एक्सपांड करते, ये जो हमने किया है ना, ये कौन से ट्रायंगल का कारनामा है भाई, कारनामा है सीपीडी ट्रायंगल, सीपीडी ट्रायंगल, सीपीडी ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो जरा, चलो हमारे पास डीएम है, हमारे पास बीडी स्क्वायर भी है, प्लस हमारे पास सीपी स्क्वायर भी है, इसको भी ऐसा ही रहने दो, सीपी स्क्वायर का काम है आगे। बस मैं अभी एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, इस सीडी को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो बेटा, सी बी, जो कि हमारा डिस्टेंस है एच, प्लस बी डी,
सी बी प्लस बी डी होल स्क्वायर। चलो डीएम, ये फिर बी डी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। अब ये देखो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। चलो आगे, अब समझ में आ रहा है ना? ये प्लस बी होल स्क्वायर को मैं, ये देखो या इधर कर दिया काम तमाम। अब देखो क्या क्या आता है, डी एम इंटू बी डी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस 2 सी बी डी। अरे क्या क्या कर दिया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब कैंसिल क्या होगा, देखते ही देखते ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, डी एम इंटू, अब क्या रे डीएम से मल्टीप्लाई करो, पहले अंदर देखो तो सर, डीएम से सीपी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस डीएम से सीबी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करो। ओए 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 ओए, हाँ ठीक है यार, डीएम इंटू सीबी स्क्वायर, उसके बाद माइनस, इसको जरा सा देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो जरा, मस्त एकदम खूंखार टेक्निक है अभी। अब ये बहुत खूंखार टेक्निक है रे बेटा। अब जरा देखो बेटा, ये बहुत खूंखार चीज है। ये 2 है, ये सी बी है, लेकिन मैं अभी इस बी डी के साथ मैं एक चीज कर रहा हूँ, बी डी इंटू डी एम लिख रहा हूँ। जरा आराम से देखो जरा, देखो वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई किया ना, ये मल्टीप्लाई के स्टेप की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार उसको लिखना पड़ा है, उसको फाइनल में हम एडजस्ट करेंगे। मतलब वही करना है, मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन एक एडजस्टमेंट करना है। तो डीएम देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो ये सी पी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस 2 सी बी ये जो है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं एक चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस 2 सी बी कर रहा हूँ और माइनस 2 सी बी स्क्वायर कर रहा हूँ। तो क्या आएगा देखो जरा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बाद में समझेगा तुमको। तो यहाँ पे अपना सी पी स्क्वायर और इसका मिला के बन जाता है माइनस सी बी और प्लस 2 सी बी प्लस सी बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस, देखो इन दो टर्म से ना माइनस 2 सी बी कॉमन निकलता है और अंदर बचता है मेरा बी डी प्लस सी बी। और ये बी डी प्लस सी बी देख रहे बेटा, ये बी डी प्लस सी बी कुछ नहीं है बल्कि ये सी डी है, सी डी, इसको भूलना नहीं। तो चलो आगे, डी एम इंटू सी पी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस 2 सी बी सी डी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अब देखते हैं इसका मजा। इसको फिर से इधर ले लो, इसको फिर से इधर ले लो बच्चे, और देखो अब मजा क्या आता है यहाँ पे। देख रहे बेटा, अब मैं डीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर तो मेरा पता है ना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब छोटा सा मास डीएम इधर है रे, मतलब डी एच आई, मतलब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एच एक्सिस। ये वाला है एच, ये वाला है सी एक्सिस, इज इक्वल टू क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डीएम इंटू सी पी स्क्वायर प्लस डीएम इंटू सी बी स्क्वायर माइनस 2 सी बी सी डी डी एम। जरा इसको देख रहे बेटा, इसको देख जरा, ये बहुत काम की चीज है। अब ये सी डी जो है ना बेटा, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है क्या? है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनटू मास, ऐसा मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे, देखो तुमको पता है एक्स, अब मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ पे 0 ओरिजिन पे, तो हमने देखा है एक्स, मतलब यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास पकड़ा तो ये तुम्हारा जो है ना, ये डिस्टेंस, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी हो जाएगा। तो हमने देखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इनटू डीएम डिवाइडेड बाय जो भी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनटू डीएम का इंटीग्रेशन जीरो बन जाता है, यही बस मेरे को बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर मोमेंट ऑफ ऑल मासेस, मोमेंट ऑफ ऑल मासेस with respect to origin means with respect to center of mass is zero। मोमेंट ऑफ ऑल मासेस, इसको मोमेंट ही बोलते हैं बेटा, कुछ नहीं। मास को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मोमेंट बोलते हैं। मोमेंट, मोमेंट मतलब मास डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। तो हमने ये देखा, ये बहुत काम की चीज है। अब मैं इसको ना इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसका इंटीग्रेशन तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एच एक्सिस, ये जरा देखो डीएम इंटू सीपी, देख बेटा ये डीएम इंटू सीपी, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एक्सिस प्लस ये देख जरा डीएम, ये तो सीबी तो कांस्टेंट है, ये दो एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो एच कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा, इसको हम एच स्क्वायर लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो क्या आएगा, यम आएगा, तो यम एच स्क्वायर। और माइनस, मैंने क्या बोला, ये सीबी तो कांस्टेंट है रे बेटा, ये देख सीबी तो कांस्टेंट है ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका जीरो आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से ही, तो ये जीरो। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ, ये सेवंथ वाला, प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू अल्फा। बेसिकली हमको क्या करना है, देखो टाउ का मतलब टॉर्क है इंटू ओमेगा, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, ये सब प्रूव करने की वजह, सबसे पहले पावर से पहले वर्क को प्रूव करेंगे, है ना, वर्क फिर पावर को, क्योंकि वर्क को टाइम से डिवाइड करने पर पावर आती है। इसको रहने दो, हम करेंगे वर्क बेसिकली डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज योर पावर, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। यही प्रूव करेंगे हम, नहीं प्रूव क्या करेंगे हम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ये प्रूव करना होगा हमको। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा है, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। अब मान लो कोई भी एक पार्टिकल है इस तरीके से, यहाँ पे कोई ऐसा रोटेट हो रहा है, राइट, मतलब पूरी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के अंदर का एक पार्टिकल ले लो, इसके ऊपर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लगने दो यार, राइट, और इसका ये पोजीशन वेक्टर है आर, और इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कुछ इस डायरेक्शन में, रोटेट हो रहा है, किधर भी हो रहा है उसका पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम डेल्टा आर लिखते हैं, राइट, भूलना नहीं है इसको। और अगर ये आपकी प्योर रोटेशनल मोशन है तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लो इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर भी, तो इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। एलएचएस से शुरू करेंगे हम, वी विल स्टार्ट विद एलएचएस। देख बेटे, सबसे पहले छोटा सा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ये, सॉरी ये ऐसे। अब हमको पता है, क्या पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ, जरा आगे की बात समझने के लिए हम इस वर्ड जो सर्कल दिख रहा है उसको वर्टिकल करके लेता हूं। अब ये ना हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, जरा इस प्लेन में है ना। तो बेटे देख, ऐसा अगर सर्कल होता वर्टिकल, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है और उसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट गिरेंगे, ये वाला और ये वाला। ये एफ है, ये जो है इसको बोलते हैं एफ परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं एफ पैरेलल। तो ये तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है ना, अबाउट दिस सेंटर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोड्यूस कौन करता है टॉर्क, यही वाला, ठीक है। तो हमको बस ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा होगा, देखो जरा आराम से, इसके ये देखो एंगल को समझ लो।
तो मान लो कि ये कहीं भी कौन सा भी एंगल ले लो, मान लो कि ये वाला एंगल है आपके पास, मतलब एंगल मेड विथ रेडियस वेक्टर बाय दिस फोर्स इज लेटेस्ट से अल्फा, तो ये हो गया आपका एफ कॉस अल्फा, नहीं दूर वाला कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया बेटा एफ साइन अल्फा, समझ में आ रहा है कुछ? चलो, तो वैसे भी अगर एफ डॉट डी एस भी लेते आप, एफ डॉट डी एस ऐसा भी लेते तो क्या आता देखो, बेसिकली इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा, एफ, उसके बाद डी एस और इनके बीच का एंगल यानी कॉस जो भी है। अब एफ और डी एस के बीच का एंगल देखो बेटा, ये आपका एफ है और ये है आपका डी एस, इस डायरेक्शन में टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया आपका बीटा या फिर 90 माइनस अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, एफ, इस कॉस बीटा को मैं साइन अल्फा लिख सकता हूं रे, क्योंकि बीटा और अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो उसके बाद लिख सकते हैं डीएस, जरा आराम से देखो, एफ और डीएस जो है, इस डीएस को क्या लिख सकते हो, ज्योमेट्री से हमने देखा है, देखो अगर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है डी थीटा आपका, तो ये है आपका डीएस, और डीएस और डी थीटा के बीच का रिलेशन क्या है, तो आर इंटू डी थीटा, है ना, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। हो गया काम, हो गया काम, सब काम हो गया तमाम। तो टॉर्क में हमने देखा है दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू आर, यही तो टॉर्क होता है हमारा, यही तो है आपका टॉर्क, ये जो दिख रहा है ना ये बच्चे, ये है तुम्हारा टॉर्क। और बाजू में लिखते जाना, देखो बोर्ड में लिखते वक्त आपको एक ही करना है, जो भी कर रहे हो उसको ऐसा बाजू में लिखते जाओ, है ना, एफ साइन अल्फा डॉट आर इज इक्वल टू टाउ, इसीलिए इसीलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाउ और आगे डी थीटा। हो गया हमारा काम, हमारा काम तो हो गया भाई, मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब बस हमको क्या करना है, दोनों साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय dt, ऐसे लिखते जाना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt। तो आपके पास क्या आता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है रे बेटा, ये तो ओमेगा है और ये तो पावर है, सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। हो गया काम हमारा, ठीक है। और जबकि ये दो वेक्टर्स है तो ऑफकोर्स, और ये स्केलर है, तो पावर इज टाउ डॉट डब्ल्यू, ठीक है। अब इस मोशन में टाउ भी ऊपर रहता है, अगर ऐसा सर्कल आपने पकड़ा, और ओमेगा भी ऊपर ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, इसलिए टाउ डॉट ओमेगा इज टाउ ओमेगा। अब आगे प्रूव करना है हमको ये वाला प्रूफ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। फिर से सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लो यार, जो कि रोटेट हो रही है इस बॉडी के अराउंड, रिजिड बॉडी भी ले सकते हो। मान लो एक पार्टिकल है ऐसा, ठीक है, ये है मान लो ये सेंटर आपका, ठीक, तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल का, नाउ इट इज रोटेटिंग। तो हमको पता है, हमको निकालना क्या है भाई, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। तो हम लोगों को ये पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, इस पार्टिकल का टॉर्क। इस पार्टिकल, मान लो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, देखिए ये इस सर्कल में घूम रहा है, भूलना नहीं है, ये सी है, यहाँ पे हम बी पॉइंट लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको बोलते हैं पार्टिकल पी। और इसके ऊपर मान लो कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, मान लो एफ, ठीक है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टाउ आई, ये हो गए, ठीक है। अब रे बेटा, अब आराम से देखो, ये जो आर वेक्टर है इसको बोलते हैं आर वेक्टर, राइट, ये सीपी वेक्टर है, सीपी। हम सीपी को क्या लिख सकते हैं, बी, सीबी प्लस बीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन सीबीपी, हम आर को क्या लिख सकते हैं, देखो टाउ
ऑन एनी पार्टिकल आई इज सीबी प्लस बीपी, ये वेक्टर है, क्रॉस एफ, तो कैसा होगा, सीबी, आराम से देखो बेटा, क्रॉस एफ प्लस क्या होगा, प्लस होगा बीपी क्रॉस एफ आई। अब इसको जरा एनालाइज करो बेटा तुम, इस चीज को, ये सीबी इधर है और एफ आपका कुछ इस तरीके से है, समझ में आ रहा है। अब आप इस पूरे बॉडी के ऊपर अगर इसको ले लेते हो, पूरे बॉडी के ऊपर, तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है, अब इसका डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, सीबी क्रॉस एफ का देखो जरा, ये है सीबी और क्रॉस एफ। अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सीबी क्रॉस एफ आई, देखो याद रखना है बेटा, फॉर ए गिवन सीबी हमारे पास इधर एक एफ आई है, तो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, तो तभी तो ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशन कर रही है, क्योंकि नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर कितना है, 0 है, तो इक्वल एंड अपोजिट है। देखो सीबी का तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन एफ आई उधर है, तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में अगर दूसरा फोर्स है और सीबी वही है, मतलब कुछ दूसरा फोर्स ऐसा होना चाहिए, तो इन दोनों का टॉर्क एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देगा। कुछ समझ में आ रहा है, और ये होना ही चाहिए क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है इस बॉडी के ऊपर, इसलिए प्योर रोटेट कर रही है। सो दिस बिकम्स फॉर होल बॉडी दिस बिकम्स 0, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए हमने लिया है, लेकिन टोटल टॉर्क हम कैसा निकालेंगे, टोटल टॉर्क तो सब टॉर्क का एडिशन करेंगे ना, तो ये बाद में चल के ये 0 ही होने वाला है, इसको भूलना नहीं है। और यहाँ पे एक बात याद रखो तुमको, फॉर होल, ये देखो बेटा हम क्या लिख रहे हैं इधर, फॉर होल बॉडी, ऑफकोर्स मैं ये क्या कर रहा हूं, अब इसके आगे तुम फॉर होल बॉडी समेशन लिख दो, ठीक है, फॉर होल बॉडी मतलब सबका समेशन, तो ये जो समेशन है ना, इधर भी समेशन, ये समेशन अब स्प्लिट हो गया, तो ये समेशन होल बॉडी के लिए 0 हो जाता है, बस इतना है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्यों नहीं होता, हाँ इसमें क्या होता है, फोर्स जब अपोजिट हो रहा है, मतलब यहां पे ऐसा है और मान लो यहां पे कोई फोर्स ऐसा है, इस पार्टिकल के ऊपर ऐसा है, तो इसका ना, तो ये वेक्टर भी चेंज होता है ना बेटा, इसका भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब फॉर इसका भी डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है और इसका भी डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो वो नहीं कैंसिल कर सकते एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्शन सेम रहता है और फॉर गिवन सीबी देयर आर 2 एफ आई, इसलिए उसका टॉर्क कैंसिल हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, अब आगे तो बस इतना ही बचा हमारे पास, टोटल टॉर्क, वही समेशन ऑफ टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ बीपी क्रॉस एफ आई। अब ये बीपी क्या है रे बेटा, देख जरा, ये तो रेडियस वेक्टर है उसका, है ना, और क्रॉस एफ आई, अब एफ आई को मैं क्या लिख रहा हूं, देख जरा, ये सबसे पहले बीपी तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, उसके बाद है क्रॉस एफ आई, फोर्स ऑन ith पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू लिखेंगे हम ए टेंजेंशियल, जरा ठीक से, ए टेंजेंशियल जरा आराम से यहां। अब ये जो बॉडी हो रही है ना, रोटेट हो रही है, प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको, हाँ ऑफकोर्स सेंट्रीपिटल भी है भाई। मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, देखो जरा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो टोटल एक्सेलरेशन है इसके दो कंपोनेंट गिरते हैं ना बेटा, ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल, अब भूलना नहीं। अब ये पार्टिकल पी जो है ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है, इसको टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दो एक्सेलरेशन हो गए, लेकिन इसका ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो आर परपेंडिकुलर को, यानी इस बीपी को पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा, तो उनका तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, राइट। इसका चलो इसको हम लिखते हैं कैसा, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम
आई ए टेंजेंशियल प्लस फिर इसको इसके साथ भी करना है ना, आर परपेंडिकुलर एम आई क्रॉस ए सेंटीमीटर। ये बन जाएगा 0 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में या फिर एंटी पैरेलल है। तो अब बचता है हमारा सिर्फ इतना, तो हम लिखते हैं इसको आर परपेंडिकुलर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई एम आई, और ये टेंजेंशियल हमने देखा है क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर। भूलना नहीं है, ये अल्फा क्रॉस आर ही तो होता है ना बेटे, अल्फा क्रॉस आर। ऑफ कोर्स याद रखो ये आर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, वो पूरा आर लेने की जरूरत नहीं। तो अब बनता है मजा, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा आर परपेंडिकुलर, अरे यम को अभी बाजू हटाओ यार, आर परपेंडिकुलर क्रॉस अल्फा क्रॉस आर परपेंडिकुलर। अब इसका मजा देखो, इसका मजा ये होता है मेरे बच्चे कि इसका डायरेक्शन अलोंग अल्फा ही होता है। जब भी सेम वेक्टर आते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस फिर ये, तो इसका वेक्टर अलोंग अल्फा ही रहेगा, तुम करके देखो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब इसका मैग्नीट्यूड लिख के इसका डायरेक्शन लिखूंगा एम आई इंटू, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, ये सभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आर स्क्वायर अल्फा ये है उसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन कहाँ है, मैंने बोला अल्फा के डायरेक्शन में है, यानी ऐसे मैंने इन तीनों वेक्टर को क्या कर दिया देखो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखा, या फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो, इधर टॉर्क वेक्टर है एम आई आर स्क्वायर, इसको तो आप कंबाइन कर सकते हो अल्फा, राइट। अब देख बेटा, ये अल्फा तो इसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, तो सिंपली ये क्या बन जाता है तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। चलो ये है इसका तगड़ा वाला प्रूफ, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी के अंदर दिया है उसको भी करके देखते हैं। उसमें क्या दिया है देखो, उसमें सिंपल एक वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया है। इसमें क्या दिया है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट, सॉरी यार, वर्क डन, हमको पता है वर्क डन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अरे वर्क डन क्या है फिर, वर्क डन क्या है भाई, टॉर्क इनटू डी थीटा, ये हमने लिया है। अब मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी प्रूफ है देखो। तो इधर क्या आएगा, डेरिवेटिव हाफ आई, अब टाइम के साथ तो बस ओमेगा चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बॉडी का फिक्स रहता है, तो ये आता है आपका 2 ओमेगा, तो ये और ये कैंसिल, क्या आ गया आई ओमेगा। अब आई ओमेगा क्या है रे भाई, तो ये और आगे रह गया ना इधर 2 ओमेगा, और ये डी ओमेगा बाय डी टी होगा ना, है ना। आगे मतलब ये टाइम थोड़ी है, ये ओमेगा, इसलिए डी ओमेगा बाय डी टी लिखना पड़ेगा। अब क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी मतलब क्या रहता है भाई, अल्फा ही तो रहता है, समझ में आ रहा है कुछ। अब ये कहां से आ गया रे, चलो चलो हाँ यहाँ पे, चलो इसको वर्क डन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नहीं वर्क डन इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। तो ये डी टी मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया, अब अगर डी टी एक्स्ट्रा लगाए हो तो इधर भी डी टी एक्स्ट्रा लगा दो, बस इतना ही काम करो। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इनिशियली हमारा ठीक था, तो ये ऑफकोर्स डिवाइडेड बाय डी टी, अब ये डिवाइड बाय डी टी करोगे तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा, ठीक है, बस इसको ओमेगा कर दो। वर्क एनर्जी थ्योरम ये है आपका ओमेगा, और ये आई ओमेगा अल्फा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, इससे बन जाएगा आपका टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, बात खत्म, राइट। चलो अब इसको प्रूव करेंगे हम, क्या यल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, फिर से वही ऐसे बॉडी ले लो। देखो भाई स्केलर फॉर्म में प्रूव करना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में प्रूव कर रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसी बॉडी ले लो, फिर से वही इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, यहाँ पे मान लो कि पार्टिकल कहीं पे है यहीं पे,
इसको P बोलेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R। फिर हमने इसको क्या करेंगे, ये है आप इसका फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट अस से इसको हम Z एक्सिस बोलेंगे। और फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे B जो कि ऐसा परपेंडिकुलर होगा। वही काम किया हमने, राइट। तो सबसे पहले बेटे एंगुलर मोमेंटम, हमको पता है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, लेट इसका वेलोसिटी है किधर भी, अब ये प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो ऑफ कोर्स याद रखना ये जो सर्कल है, इस सर्कल को देख रहे बेटा, ये इस सर्कल में मोशन कर रहा है, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इनसाइड द प्लेन होगी, राइट। इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो ये याद रखना इधर है। अभी दिखाना बहुत मुश्किल है, अगर इस प्लेन में दिखाते हो ना इससे, तो उसकी अगर सर्कुलर मोशन देखोगे ऐसी है, और ये इस तरीके से, समझ में आ रहा है। और ये आपका बी पी है, ये बी और ये पी, समझ में आ रहा है कुछ, ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो तो ऑफ कोर्स आर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर रहता है, तो आर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर क्या है भाई, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तब आर को क्या लिख सकते हो, देखो इस आर को हम सी बी प्लस बीपी लिख सकते हैं, सी बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर। ये जो बीपी है इसी को हम आर परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, ये परपेंडिकुलर मास ये क्रॉस इनटू वी वेक्टर, राइट। तो फिर यल इज इक्वल टू क्या आ गया रे, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, तो यम इंटू बीपी जो कि है आपका आर परपेंडिकुलर क्रॉस वी, ये पार्ट है एक, प्लस सी बी क्रॉस वी इंटू यम। ये यम को किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्केलर है एक, ठीक है। लेकिन वी और सी बी के ना ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए, वी क्रॉस सी बी नहीं लिख सकते, ये वेक्टर्स है। अब आएगा मजा, देखो वी को क्या लिख सकते हो तुम, ये जो वेलोसिटी है किसी वेक्टर की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है भाई, आर परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा। तो इसको लिख रहा हूं मैं। अब सबसे पहले तो देखो मेरे बच्चे, देखो इसका डायरेक्शन किधर होगा, आर क्रॉस वी का, देख बेटा ये आर इधर है और वी इधर है, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर रहे, आर क्रॉस वी का डायरेक्शन ऊपर आएगा ऐसे अलोंग जेड एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, इसको सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, देखो भाई यम, देख बेटा अब इसका मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये होता है बेटा, ये देख आर परपेंडिकुलर, और इस v को लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकता हूं मैं r इंटू ओमेगा, वही r परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा हमने 1000 बार लिखा है, तो ये m r स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन अभी अभी देखा है हमने, कौन से डायरेक्शन में आता है, z एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर z एक्सिस के डायरेक्शन में ये आता है तो हम इसको k वेक्टर से डिनोट करेंगे, राइट। ये हो गया आपका, इसको याद रखना है भूलना नहीं, प्लस ये सी बी क्रॉस वी इंटू मास। अब ये यल वेक्टर है तो इसको हम बोलेंगे यल जेड कंपोनेंट, मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग है ना, तो इसको हम यल जेड बोलेंगे। प्लस अब यार पूरा मतलब सब, ये तो एक पार्टिकल का निकाला, पूरे बॉडी का निकालने के लिए इसका समेशन लेंगे, इसका समेशन लेंगे, इसका समेशन लेंगे, तो ये जो समेशन है इसको यल जेड बोलेंगे। प्लस ये जो समेशन है इसको जरा ध्यान से देखो, इसको तुम सी बी क्रॉस वी करके देखो, ये परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है, तो तुम ये परपेंडिकुलर, ये देखो ये करके देखो, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर दिस एक्सिस आता है, तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि यल परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे एनालाइज करने की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यल इज इक्वल टू यल अलोंग जेड प्लस यल परपेंडिकुलर। लेकिन बेटा ये वैल्यू 0 हो जाती है, क्यों, वही लॉजिक मैंने जो बताया, ये जो सीबी वेक्टर है, सीबी वेक्टर डायरेक्शन नहीं बदल रहा, लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर जब पार्टिकल सिमेट्रिक होता है, तो एक पार्टिकल अगर v डायरेक्शन में है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन का पार्टिकल, जैसे कि ये, इसकी वेलोसिटी माइनस v होती है, तो इसीलिए ये वेक्टर, सभी ऐसे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
तो बचता है ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल जेड। सो ओनली अलोंग जेड डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम बचता है ऐसे पार्टिकल, ऐसी बॉडी के लिए जो खुद के अराउंड ही क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं प्योर रोटेशन में, राइट। ये रिवोल्यूशन प्लस रोटेशन में बहुत चीजें अलग अलग हो जाती है, बस ये प्योर रोटेशन की केस हमको है। प्लस 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 नहीं रे बेटा, प्लस का को इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू क्या है, यही है ना, यही तो है, तो क्या है ये, समेशन ऑफ यम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब बच्चे ये समेशन, अब ओमेगा तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो मतलब हर पार्टिकल के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये समेशन के बाहर निकल जाएगी, तो बन जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा इनटू के, है ना बेटा, ये के लिखने का रहेगा, है ना, वेक्टर है ना ये, तो ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, सो इट इज अलोंग जेड डायरेक्शन। सो हो गया प्रूफ हमारा, राइट। अब बचे हैं सिर्फ दो। चलो आगे क्या है देखो, आगे है ये काइनेटिक एनर्जी व्हाट, अरे भैया प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग देखो जरा। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है बेटे, देख प्योर रोटेशन मतलब किसी एक एक्सिस के अराउंड सिर्फ ऐसा घूमना, और प्योर ट्रांसलेशन मतलब सिर्फ सेंटर ऑफ मास का इधर जाना, और प्योर रोलिंग मतलब सेंटर ऑफ मास भी जाना और उसके अराउंड घूमना भी, राइट। ये होता है प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू रेडियस, मतलब स्पेरिकल बॉडी है तो रेडियस इनटू ओमेगा ऑफ द बॉडी, ये है प्योर रोलिंग का इक्वेशन आपका। तो भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, रोलिंग में दो चीजें हैं, एक है आपका रोटेशन, एक है आपका ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा है आपका रोटेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। और प्लस रोटेशन की कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बात खत्म। तो मान लो कि इस बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो हम क्या लिख सकते हैं रे, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखेंगे हम एम के स्क्वायर, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन बेटे, भूलना नहीं है, प्लस सॉरी इनटू ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय आर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है ना बच्चे। चलो ऐसे है। अब इसमें देखो बेटे, हाफ कॉमन निकलेगा, यम कॉमन निकलेगा, वीसी स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा। अब तो बचा क्या अंदर, इसमें तो बस वन बचा, प्लस ये गया ये गया, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, हो गया। आगे वाला कौन सा है रे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रोल डाउन अ प्लेन। चलो भैया इसको जगह तो बहुत ज्यादा लगेगी ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक निकालते हैं प्लेन, कोई बॉल है आपका, कोई भी बॉडी है, वो यहाँ से मान लो इसकी हाइट है h, ये एंगल है थीटा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी सी, तो इसको रोल डाउन प्योर रोलिंग मोशन में ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ए टू सी, तो आने के लिए कितना टाइम लगेगा, मान लो इसकी हाइट है h, या फिर ये यल दे सकते, कुछ भी दे सकते, दोनों में से कुछ भी। अब थीटा दिया है, एच दिया है, तो यल देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो एच की जगह पर ये मान लो यल दिया है, तो यल के फॉर्म में निकालेंगे हम, राइट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज, अब यहाँ से रिलीज किया है, ये पॉइंट से बस रिलीज किया है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो सिंपल आप क्या बोलोगे, लेट वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज वी सी, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो वी सी है, यहाँ पे तो जीरो रहेगी रे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी कितनी होगी बच्चा, देखो
कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज योर mgh, राइट? और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज, भूलना नहीं है यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन है, तो बेटा हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। और अब इसको मैं ना 1+k², देखो जरा इसको जरा ठीक से देख लो रे आप। एक चीज आती है, अभी तो हमने डिराइव किया ना, अभी तो हमने डिराइव की थी, क्या डिराइव की थी देखो जरा, 1+k² अपॉन r²। अब इस पूरी क्वांटिटी को ही मैं अब से क्या, लेट 1+k² अपॉन r² को मैं एक कांस्टेंट कर रहा हूं, मैं c² मान रहा हूं, ठीक है? या फिर इसको हम c मानेंगे, c, ठीक है? चलो c बोलेंगे इसको। तो बेटा mgh इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन आता है mgh इक्वल टू हाफ mv²c। तो h की जगह पर क्या डाल सकते हैं, क्योंकि यल के फॉर्म में चाहिए बेटा मेरे को, यल के फॉर्म में। तो जरा देख तो सही, h इज द अपोजिट साइड, इसकी ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा लिखते हैं हम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एम जी एच, एच की जगह पर यल साइन थीटा, ठीक है? एम जी यल साइन थीटा। अब इससे मुझे मिलेगी वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो क्या आएगी रे, यम और यम कैंसल, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी स्क्वायर इज, 2 को उधर लेके जाओ, 2gl साइन थीटा, 2gl साइन थीटा, राइट 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 राइट, डिवाइडेड बाय c होगा, और इस स्क्वायर को निकाल दोगे तो ये है आपकी वेलोसिटी एट द बॉटम, 2lg साइन थीटा अपॉन c। c इज योर दिस रेशियो, इसको भूलना नहीं। अब अरे बच्चे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जरा फिर से देखो, ये डायग्राम ऐसे, इसको भूलना नहीं है, ये बी सी। अब मुझे यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, यहाँ की पता हो गई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, राइट, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, तो क्या होगा भाई, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो कि है वी सी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि है वी एट ए प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। यही तो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहीं पे तो मिलेगा। वेलोसिटी एट सी कितनी है बेटा, वी सी तुम्हारी है, ये देखो यहाँ पे निकाली है ना हमने, कितनी है, 2gl साइन थीटा, 2gl साइन थीटा अपॉन सी इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0, उसके बाद हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अरे ये तो बहुत ही खराब निकल रहा है कुछ, तो देखो जरा, क्या गलत वलत लगा रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी है इक्वेशन। चलो इक्वेशन में गलती हो गई, कुछ भी लगा रहे हो क्या, मेरा भी दिमाग कभी भी खराब हो जाता है। चलो भैया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा होना चाहिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस, इसकी जरूरत नहीं है, और ए टी चाहिए, ठीक है ना? ये है आपका इक्वेशन, इसको मारो गोली। चलो क्या आएगा फिर, सो वेलोसिटी एट सी, वेलोसिटी एट एट तो 0 है रे बेटा, है ना? ये देख बेटा, ये c है, ये है, तो ये 0 है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टी। वेलोसिटी एट सी, उसकी भी तो वैल्यू डालो यारो, उसकी भी तो वैल्यू डालो यारो। वेलोसिटी एट सी की वैल्यू अभी तो हमने निकाली है, कितने गई, ये देखो ऊपर, 2lg साइन थीटा, 2lg साइन थीटा अपॉन सी। तो अब आगे क्या आएगा भाई, देखो तो जरा क्या आएगा आगे,
इसको ट्रांसफॉर्म करो, धीरे धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे से ट्रांसफॉर्म करो। तो t इक्वल टू आएगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 2lg साइन थीटा अपॉन c, और ये g स्क्वायर रूट के अंदर घुसने पर g स्क्वायर होगा, और फाइनली आएगा आपका 2lg साइन थीटा डिवाइडेड बाय c इंटू, नहीं भाई एक g तो कैंसिल हो गया अब, तो नीचे g बचा। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, हो गया काम। ठीक है, अच्छा दिखाना है तुमको, अच्छा दिखाना है तो इसको थोड़ा सा फ्यूज कर दो इधर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। और c तो पता है ना, c क्या है, c को भूलना नहीं है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हो गया काम।